अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर विंटर्स हॉरर स्टोरीज को बहुत पसंद भी कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी हारिस शेयर कर रहे हैं। हारिस कहते हैं कि आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगा। ये आज से तकरीबन 12 साल पुरानी बात है। हम लोग कराची के रहने वाले हैं और हम लोगों ने कराची तीन तलवार पर एक घर रेंट पर लिया। वो घर जो था पुराने ज़माने का बना हुआ था, यानी पुराने ज़माने का इस सेंस में एक घर नया नहीं था। किराए पर हम लोगों ने घर लेना था, हम लोगों ने ले लिया। और वो महीना था दिसंबर के महीने में हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए। शाम के वक्त मौसम खासा ठंडा हो जाता था। एक कमरा ऊपर था और 3 कमरे नीचे। हम लोग सारी फैमिली वहाँ पर शिफ्ट हो गए। मेरी 4 बहनें थीं, अम्मी अब्बू, दादी अम्मा और मैं अकेला भाई। मैंने अम्मी अब्बू से ये कहा कि मैं ऊपर वाला कमरा दूंगा, अब बाकी आप लोग नीचे वाले कमरों में रहे। अम्मी ने कहा कि ये देख लो कि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मुश्किल होगा इतना ऊपर आना जाना। उस घर में एक बड़ा अजीब काम था। एक तो रेगुलर सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन उस घर में ऐसा था कि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। ऐसे लगता था पता नहीं तीसरी मंजिल पर कमरा है। अजीब नक्शा था उन सीढ़ियों का। मैंने उन्हें कहा कि अम्मी कोई बात नहीं। उस कमरे के आगे जैसे छोटा सा सहन भी था, मैंने वहां पर उस कमरे को अपने लिए सेट कर लिया। ठंड होती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं खाना वगैरह खाकर ऊपर सोने चला जाता था। इसी तरह से एक रात की बात है, मैंने खाना खाया, चाय बनाई, मैं ऊपर चला गया। आज थोड़ी सी ठंड ज़्यादा थी। सर्दी के मौसम में घर वाले सारे कमरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और हमारा घर जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता था, वीरान हो जाता था। वीरान इस तरह से जैसे कोई रहता ही नहीं है। अगर कोई बाहर से आए तो उसको ये महसूस ही नहीं होगा कि घर में कोई है, खाली घर लगता था सर्दियों होने की वजह से। और वो जो गली थी, वो गली भी बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली नहीं थी। गली में भी जो घर थे वहां पर भी लोग जल्दी घरों में चले जाते थे। रात तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था तो एकदम से मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगने लग गई। एकदम से कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। ऐसे लग रहा था कमरे में यख हवाएं आ रही हैं, जबकि खिड़कियाँ भी बंद थी, दरवाजे भी बंद थे। मैं बिस्तर पर था और था भी मैं जैसे मैंने रज़ाई ब्लैंकेट लिया हुआ था ऊपर। ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लगने लग गई। मैंने सोचा कि आज की रात तो इतने यक ठंडे कमरे में नहीं गुजारी जाएगी। एक काम करता हूँ, नीचे जाकर तो वहाँ से मैं हीटर ले आता हूँ अपने लिए। हीटर का सोचकर मैं कमरे से बाहर निकला तो बाहर हवाएं थी ठंडी, लेकिन इतनी सख्त सर्दी नहीं थी। वहां पर नॉर्मल ठंड थी। महसूस हो रहा था कि ठंड है, लेकिन कमरा अंदर से ऐसा था जैसे कोई सर्द खाना है। अजीब माहौल था। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे आने लगा, अभी 6 से 7 सीढ़ियों से नीचे आया तो ऐसा लगा सीढ़ियों में मेरे से पहले कोई नीचे उतर कर जा रहा है। एक काले लिबास वाली औरत थी, बुर्खा पोश। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये कौन है। मेरी आदत थी, मैं बहुत ज्यादा तेजी से सीढ़ियां नीचे उतरता था और जब मैं नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, वो सामने औरत थी, बुर्खा पोश। मेरी अम्मी जरूर बुर्खा पहनती थी, ना मेरी बहन पहनती थी, ना दादी अम्मा, बाकी बहनें भी नहीं थी पहनती। तो जब मैंने किसी को उतरते देखा कि मैंने कहा कौन है यहाँ पर, कौन नीचे जा रहा है। मेरे सामने काले बुर्खे वाली औरत थी। जैसे मैं
ज्यादा सीढ़ी उतर कर नीचे आया तो आगे से एक टर्न आता था बड़ी सीढ़ी को लेकर। उस पर जब पहुंचा तो आगे सीढ़ियों पर कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली थी, जबकि अभी मैं एक औरत को देख रहा था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, कोई होता तो नजर ना आ जाता। मुझे तो सर्दी ने पहले परेशान किया था। मैं फौरन से गया, अम्मी, और मेरी बहनें जहाँ पर सोती थी वो कमरे का दरवाजा खुला होता था, वैसे बंद होता था, कुंडी नहीं लगी होती थी। सबको ये आदत थी कि दरवाजे बंद कर देते थे लेकिन लॉक नहीं होते थे। उनके कमरे में गया, बड़े आराम से मैंने हीटर उठाया और जब वापस सहन में आया और छत की तरफ जाने लगा, आधी सीढ़ियों में गया तो कोई औरत ऊपर चढ़ती हुई जा रही थी। अब तो मैं बहुत डर गया क्योंकि अब मेरा वहम नहीं था। बड़ी तेज तेज कदमों से ऊपर जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आई हो? इतने में बहुत तेजी से ऊपर गई और जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर खड़ी तो उसने पलट कर देखा, मेरा पाँव मुड़ गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिरा। 7-8 सीढ़ियां मैं नीचे गिरा और मैं चीखें मारा था। रात तकरीबन 2 बज चुके थे। मेरे चीखों पुकार सुन के सब लोग बाहर आए। आकर देखा तो मैं सहन में चिल्ला रहा था, चीख में। हीटर एक तरफ टूटा हुआ पड़ा था। अम्मी अबू परेशान। अम्मी ने कहा तुम्हें मना किया था ऊपर ना सोना, ठंड बहुत ज्यादा थी। हीटर लेने आए तो इसका पाँव मुड़ गया। मैं बहुत सहमा हुआ था। मैंने बताया कि मेरा पाँव खुद नहीं मुड़ा। मैंने सीढ़ियों में चढ़ते हुए एक औरत को देखा था। उसने काले रंग का बुर्का पहना था। अम्मी, मेरे यकीन करें, जब वो खड़ी हुई उसने पलट कर पीछे देखा, उसी टाइम मेरा पाँव मुड़ गया और मुझे लगा कि मेरा पाँव किसी ने पकड़कर ऐसे पूरे पाँव को घुमा दिया। मुझे मोहलत ही नहीं मिली संभलने की और मैं गिर गया। अम्मी ने कहा कैसी बातें करते हो, कुछ भी नहीं है ऐसा यहाँ पर। तुम्हें अंधेरे में समझ नहीं आई, तुम्हारा पाँव सीढ़ी पर नहीं आया। अबू ने कहा कि इन सीढ़ियों में कोई बल्ब लगाते हैं क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा है तो समझ में नहीं आती। देखते देखते पाँव सूज गया। मैं नीचे था, ऊपर कोई भी नहीं था। सेल में ऊपर वाला छोटा सेल जो था, धूप में बैठने के लिए एक छोटी सी चारपाई हमारी होती थी, वो बाहर बिछाई हुई थी। तो जैसे ही हम लोग नीचे थे, अम्मी मेरे पाँव की मालिश कर रही थी। मुझे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। किसी ने छत के ऊपर चारपाई को घसीटना शुरू कर दिया। छत के सहन में चारपाई को घसीटने की आवाजें आ रही थी। दादी अम्मा ने अल्लाह अकबर कहा और अबू से कहा उठो और उठकर दरवाजा बंद कर दो, बाहर ना जाना इस टाइम। अबू ने दरवाजा बंद किया। जो दादी अम्मा है वो कहने लगी जिन्नात है इस घर में, बहुत ज्यादा जिन्नात। इसको गिराया भी उन्होंने ही है, वरना छत पर कौन होगा। उसके बाद फिर मैं तो 6-7 दिन हिल भी नहीं सका, मेरे पाँव में इतना दर्द होता था। आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रीटमेंट हुई, मेरा पाँव ठीक होना शुरू। डॉक्टर भी कहते हैं कि मौत से भी ऐसे पाँव नहीं ट्विस्ट होता। ये वाज़ेह तौर पर जैसे पकड़कर पूरे पाँव को किसी ने घुमा दिया। फिर उसके बाद मैं नीचे रहने लग गया, लेकिन हर रात ऊपर चारपाई को घसीटने की, जोर जोर से घसीटने की आवाज़ें आती थी। और जिस दिन चारपाई को घसीटने की आवाज़ नहीं आती थी, उस रात गुनगुनाने की आवाज़ आती थी। हम लोग तो बहुत खौफजदा हो गए कि अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। आस पास के 1-2 लड़कियों से जब मेरी बहनों ने पूछा इस घर के बारे में, तो उनका ये कहना था कि ये घर आसेब ज़दा है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ये घर तो बड़ा मशहूर है, यहाँ पर बहुत जिन्नात का बसेरा है। तो आपको किसने कहा था कि आप लोग ये घर लें? लोगों ने जब ये बातें सुनी वो तो डर गई। उस लड़की का ये भी बताना था कि वो जो भी मखलूक है वो नजर भी आती है। इस घर की जो ऊपर वाला कमरा है, इसकी जो खिड़की है बाहर गली की तरफ, उस खिड़की में वो खड़ी हुई कई बार लोगों ने देखा है उसे। हमने तो इसका नाम ही चुड़ैल वाला घर रखा हुआ है। मेरी बहनें बहुत डर गई। लोगों ने ये बात हमें बताई और से घर में मामलात ऐसे शुरू हो गए। जैसे ही रात होती थी, सहन में जैसे कोई चल फिर रहा है, किचन के बर्तनों को छेड़ रहा है, फिर कुछ सीढ़ियों से ऊपर जाता है। हमें पता था ये वही मखलूक है जो तंग कर रही है। तो हम लोग तो बहुत परेशान रहने लगे। दादी अम्मा ने कहा इस घर में रहना नहीं, ये घर को मिल नहीं रहा था। अब जैसे ही रात होती थी, ऐसे लगता था कि जैसे इसके पाँव में पुरानी जंजीर है
اور وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتی تھی. ہے کالے برقعے میں وہ جو بھی ہے. بلکہ امی نے بھی اس کو دیکھا. اس گھر میں ایک پرانا پانی کا نلکا لگا ہوا تھا سٹیئرز کے بالکل پاس. رات کو وہاں پر جھک کر جیسے بند نلکے سے پانی پی رہی تھی. جب امی نے اس کو دیکھا بس پھر ابو نے دن رات ایک کیا, گھر ڈھونڈنے لگ گئے. جو بھی محلے دار باہر ملتا وہ یہی کہتا کہ یہاں پر کوئی نہیں رہ سکتا, آپ لوگ کیسے رہ رہے ہیں. ہم نے بتایا کہ ہم لوگ بھی بڑی مجبوری سے رہ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہاں پر کچھ ہے. پھر ابو نے دن رات ایک کیا. فروری کے اینڈ میں ہمیں ایک اور گھر ملا. پھر ہم لوگوں نے جب وہ گھر دیکھا, وہ گھر چھوٹا تھا, لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ چھوٹا بڑا آپ نہیں دیکھ سکتے, اس گھر میں تو رہنا ممکن ہی نہیں ہے. جیسے رات ہوتی ہے تو وہ مخلوق تنگ کرنے لگ جاتی ہے. ہلکی ہلکی قدموں کی آوازیں آنا, جیسے کوئی گھسیٹ کر پاؤں چلتا ہے وہ آواز آنا, پھر رونے کی آوازیں آنا. ان سب سے جب ہم لوگ ہار گئے, تھک گئے, بالآخر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. اس گھر میں رہنا بہت مشکل تھا. جب ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا تب ہمیں پتا چلا کہ وہ جو گھر تھا 8 سال سے بند تھا. 8 سال پہلے وہاں پر کوئی فیملی آئی تھی, لیکن اس کے بعد وہاں پر کبھی کوئی آ ہی نہیں سکا. کہتے ہیں کہ جو بھی کبھی کوئی آنے کی کوشش کرتا تھا ویسے اس گھر سے بھاگتا تھا. دیکھنے میں گھر بالکل ٹھیک تھا, بڑا تھا, صاف ستھرا بھی تھا پرانا. لیکن جیسے میری بہنیں صفائیاں کرتی تھی وہ کہتی تھی ہم صفائیاں کر کے ہٹتی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد صحن مٹی سے بھر جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے صحن میں چاروں طرف مٹی ہی مٹی ہے. جب ہم لوگ جھاڑو لگاتے ہیں تو اچھی خاصی مٹی جمع ہوتی ہے, پتہ لگتا ہے کہ گھر میں جیسے صفائی نہیں ہوئی. پھر جب صفائی کرنی تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی حال ہو جانا. میری بہنیں یہ بھی کہتی تھی کہ اکثر رات کو دروازے پر بھی کوئی دستک دیتا تھا. آنکھ کھلتی تھی تو دستک نہیں سنائی دیتی تھی, نیند میں واضح طور پر سنائی دے رہی ہوتی تھی. اور میں تو اوپر دوبارہ اس کمرے کی طرف گیا ہی نہیں. ڈائریکٹ ہم لوگوں نے گھر چھوڑا کیونکہ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھ لیا تھا. انتہائی ہیبت ناک چہرہ تھا. یہ ہماری ایک کہانی تھی. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ٹائم سے اس گھر سے نکل آئے, نہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا. بہت شکریہ حارث صاحب کا, جسے ہمیشہ میں نے اپنی سٹوریز میں میسج دیا ہے کوئی بھی گھر لینے سے پہلے کسی صاحب علم کو ضرور دکھایا کریں کہ آپ آنے والی مصیبتوں سے بچ سکیں. یہ کہانیاں جتنا آپ کو انٹرٹین کرتی ہیں اتنی ہی آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو بھی ہے کہ کس طرح سے ہمیں جنات سے, ان کے وار سے بچنا چاہیے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو مشینز کی سٹوریز کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ای میل آئی ڈی machine57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ دوستوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.